हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोइम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। स्टूडेंट, यहाँ पे आंट जेनिफर्स एक लेडी का नाम है। एक्चुअली इनका नाम जेनिफर है। इनको आंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है, एज्ड है। एज में थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से इनको क्या बोला गया है, आंट बोला गया है। और ये क्या कर रही है, ये टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक स्क्रीन के ऊपर। तो इस पोइम का नाम क्या रख दिया, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज की हमारी इस पोइम की पोइटेस है जिनका नाम है एड्रिन रिच। इनका जन्म होता है बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए के अंदर। सी इज वाइडली नोन, यानी ये बहुत ही विस्तृत रूप से जानी जाती है किसके रूप में, इन्वॉल्वमेंट। ये इन्वॉल्व रहती थी, किस में इन्वॉल्व रहती थी, कॉन्टेम्परेरी का अर्थ है समकालीन, वुमेन्स मूवमेंट जो नारीवादी आंदोलन थे उनमें एक कवि के रूप में भी और एक थ्योरिस्ट यानी विचारक के रूप में भी। कहने का मतलब आंट जेनिफर की जो पोइम लिखी है, किसने लिखी है, एड्रिन रिच ने। तो हमारी ये जो पोइटेस है वो इनके समकालीन जितने भी नारीवादी आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों में एक कवि के रूप में और एक विचारक के रूप में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी, इन्वॉल्व रहती थी। कौन, एड्रिन रिच। सी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे। इन्होंने क्या क्या पब्लिश किया, देखो, वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे और अदर राइटिंग इन्होंने क्या की है, पब्लिश की है। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट प्रतिरोध यानी विरोध, कि इनकी जो पोइम्स होती है उनमें एक प्रतिरोध झलकता है, किसके विरुद्ध, रेसिज्म यानी प्रजातिवाद के खिलाफ, और किसमें, मिलिट्रिज्म यानी तो सैन्यवाद है, यानी जहां कहीं पर भी कोई सेना दूसरे लोगों को गुलाम बना ले, उन पे अधिकार कर ले, तो उनके विरुद्ध जो उनका विरोध होता था वो एको का अर्थ है गूंजता है उनकी रचनाओं में, उनके वर्क के अंदर। अब देखिए ये जो पोइम है, द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें क्या एड्रेस किया इन्होंने क्या एड्रेस किया पोइटेस ने, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट से जो बाधाएं होती है एक मैरिड लाइफ में, एक वुमेन्स के जीवन में जो बाधाएं होती है, जो हर्डल होती है, जो ऑब्स्टेकल होते हैं, उनको एक्सप्रेस किया है इस पोइम के थ्रू। तो चलिए इस पोइम को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस पोइम को पोइटेस ने 3 स्टेंजा में लिखा है अलग अलग। प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन दी हुई है और पोइम में एक राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, AABB, AABB और AABB। अब देखिए राइम स्कीम क्या होती है, यानी किसी लाइन का जो एंडिंग वर्ड है उसकी एंडिंग साउंड एक जैसी आए, वो राइम स्कीम होती है। अब यहां पर देखिए आप, स्क्रीन और ग्रीन, स्क्रीन ग्रीन दोनों एक जैसे राइम हो रहे हैं, ट्री और सर्टेनिटी। तो ये इस पूरी पोइम में आपको ये राइम स्कीम दिखेगी। तो चलिए पहले स्टेंजा को शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस एक्रॉस ए स्क्रीन। अब देखिए यहां पर आंट जेनिफर क्या कर रही है, आंट जेनिफर एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर क्या कर रही है, एक पर्दे के ऊपर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। आप साइड में देख सकते हो, यानी वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक स्क्रीन के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर। अब इन्होंने क्या बताया है कि मेरे जो टाइगर्स हैं जिनको मैंने बनाया है, ये क्या करते हैं, ये प्रिंस करते हैं। प्रिंस करना यानी उछलना, कूदना, तेज गति से चलना। यानी ये जो टाइगर्स मैंने बनाए हैं वो उस स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अब देखिए इस पूरे पहले स्टेंजा में आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोइम का जो पहला स्टेंजा है, इसमें पोइटेस ने क्या बताया है, इन टाइगर्स की विशेषता बताई है, ये टाइगर्स कैसे हैं। एक तो देखिए ये क्या करते हैं, प्रिंस करते हैं। आगे सेकंड लाइन देखते हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स अवे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब देखिए इन्होंने इन टाइगर्स की तुलना किससे की है, ब्राइट टोपाज से। ब्राइट का मतलब चमकीले, और टोपाज क्या होता है स्टूडेंट, टोपाज एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, आप साइड में देख सकते हैं। उसका जो कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है येलोइश कलर, पीला कलर होता है उसका, और काफी वो ब्राइट दिखता है, काफी चमकता है। यानी ये जो टाइगर्स हैं जो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, इनको कैसा दिखाया है, ये कैसे दिखते हैं, ये एक टोपाज की तरह दिखते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है उन टाइगर्स का। और ये डेनिजन है, ये निवासी है, कहां के निवासी है, ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। एक ग्रीन वर्ल्ड कैसा होता है, यानी फॉरेस्ट। यानी आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, एक तो वो उस पर्दे के आर पार क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं, और दूसरा वो एक टोपाज की तरह है। जिस प्रकार टोपाज का जो स्टोन होता है, जो प्रीशियस स्टोन होता है, वो चमकता है, उसी प्रकार ये जो
आंट जेनिफर्स के टाइगर्स है वो भी चमक रहे हैं और इनको डेनिजन बताया, निवासी बताया कहां का, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी फॉरेस्ट का, जंगल का इनको क्या बताया है, निवासी बताया है। आगे देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन आउट बेनीथ द ट्री। अब देखिए आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो एक तो क्या है, प्रेंस कर रहे हैं और उनको ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का निवासी बताया है और वो ब्राइट टोपा जैसे दिखते हैं। आगे क्या विशेषता बताई है कि वे एकदम क्या है, ब्रेव है, वो डरते नहीं है, फिर का अर्थ है डरना, बिल्कुल भी उन टाइगर्स को भय नहीं है। किसका, द मैन बेनीथ द ट्री, बेनीथ का अर्थ है नीचे, यहां पर मैन का अर्थ है स्टूडेंट अंडर से, कि उस पेड़ के नीचे जो भी शिकारी हैं वो घात लगाए बैठे हैं कि जब भी टाइगर हमें दिखेगा तो हम उसका क्या कर लेंगे, शिकार कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो टाइगर्स इन्होंने बनाए हैं वो बिल्कुल भी क्या नहीं करते, उस मैन से, उस अंटर से डरते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, द पेस, पेस का मतलब होता है स्टूडेंट से, वे क्या करते हैं, चहलकदमी करते हैं, तेज गति से चलते हैं, और वो भी बहुत ही स्लीक तरीके से, भव्य तरीके से। और शिवरलिक का मतलब होता है बहुत ही शौर्यपूर्ण, यानी उनके अंदर मानो एक वीरता है। और सर्टेनिटी का मतलब होता है आत्मविश्वास। यानी आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो पेड़ के नीचे जो हंटर खड़ा है उसे डरते नहीं है, दूसरा वे क्या करते हैं, पेस का अर्थ है तेज गति से भागते हैं, चहलकदमी करते हैं, और बहुत ही भव्य और शौर्यपूर्ण तरीके से वो पेश करते हैं, भागते हैं। और उनके अंदर क्या झलकता है, एक सर्टेनिटी, एक आत्मविश्वास क्या करता है, झलकता है। तो इस पूरे पहले स्टेंजा में पोएटेस ने क्या बताया है, इन टाइगर्स की विशेषता बताई है। अब चलिए इस पहले स्टेंजा में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है उसको हम देख लेते हैं। पहली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इमेजरी, यानी पोएट ने कुछ इमेज क्रिएट की है, इमेज क्रिएट करके उसने डिस्क्रिप्शन दिया, किसका, एक तो ब्राइट टोपाज डेनिजन अवे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो यहां पर एक इमेज क्रिएट की है, तो पोएटिक डिवाइस कौन सी हुई, इमेजरी। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर स्टूडेंट मैंने आपको बताया, जब दो चीजों के बीच में तुलना हो और उसमें हम एज और लाइक वर्ड का यूज ना करें तो वहां पे एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। यहां पर देखिए पोइट ने इनको कंपैरिजन किया, किससे कंपेयर किया, द पोइट हैज यूज्ड ब्राइट टोपाज टू शो द वाइब्रेंट येलो कलर ऑफ द टाइगर्स, यानी उस टाइगर्स को किससे कंपेयर किया है, टोपाज से। तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर है। आगे देखिए एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है, एलिट्रेशन, यानी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए यहां पर शिवरलिक और सर्टेनिटी दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, सी लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे पोएटिक डिवाइस कौन सी हुई, एलिट्रेशन। एक देखिए एक पोएटिक डिवाइस कौन सी है, यहां पर है कॉन्सोनेंस, यानी कॉन्सोनेंट का क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, किसके अंदर है, एस का रिपीट हो रहा है बार बार किसी शब्द के अंदर। एक यूज है एजोनेंस का, एजोनेंस का यूज कहां पे होता है, रिपीटेशन ऑफ ए वोवल साउंड। अब देखिए यहां पर ई है वो बार बार रिपीट हो रहा है, दे के अंदर, फियर के अंदर, द के अंदर, मैन, बेनीथ, द और ट्री, इन सब में ई का रिपीट हो रहा है, तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, एजोनेंस। एक पोएटिक डिवाइस और यूज हुई है उसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा का यूज कहां पे होता है, जब दो लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट हो। आप हमने देखा जो तीसरी लाइन है और जो चौथी लाइन दोनों किससे स्टार्ट हो रही है, दे वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर है एनाफोरा। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। देखा फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पोएटेस ने टाइगर्स की विशेषता बताई है, तो सेकंड स्टेंजा में हमें आंट जेनिफर है उसकी कंडीशन को बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर की क्या कंडीशन है। देखिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ए वूल, कि जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही है, कहां पर रही है, जब वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, किससे, उस थ्रेड से, एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड से, स्क्रीन के ऊपर जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उस वूल से, तो उनकी जो अंगुलियां हैं वो क्या हो रही है, कहां पर रही है। अब देखिए यहां पर उनकी अंगुलियां क्यों कहां पर रही है, यहां तक हमें क्लियर नहीं बताया गया। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हो, कमजोर हो गई है, उनकी वजह से उनकी अंगुलियां कहां पर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ से काफी अनहैप्पी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है उसके ऊपर, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी हर्डल है, और वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, उनके हस्बैंड उन्हें बहुत ज्यादा पीटते होंगे, प्रताड़ित करते होंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि उनकी अंगुलियां क्या कर रही है, काम पर रही है। अब देखिए उनकी अंगुलियां इतनी काम पर रही है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब वो एम्ब्रॉयडरी किससे कर रही है, आइवरी का अर्थ है हाथी के दांत से बनी, और निडल का मतलब होता है सुई, यानी हाथी के दांत से बनी सुई से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो उसकी अंगुलियां इतनी कांप रही है
कि वो हाथी के दांत से बनी जो सुई है वो भी मुश्किल से पुल कर पा रही है। पुल का अर्थ है खींचना, हार्ड का मतलब बहुत उसको क्या हो रही है, कठिनता हो रही है। उसे नीडल को, उस आइवरी नीडल को खींचने में भी उसको क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। आगे देखो, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखिए यहां पर क्लियर हमें बता दिया गया है कि आंट जेनिफर्स की अंगुलियां क्यों कांप रही है। का मतलब बहुत ही भारी, वेट का मतलब वजन, किसका, अंकल की वेडिंग बैंड का। वेडिंग बैंड का अर्थ है, जब आंट जेनिफर की शादी हुई थी तो अंकल ने आंटी को एक वेडिंग बैंड दी थी। वेडिंग बैंड का अर्थ यहाँ पे है रिंग। इन्होंने चाची को एक रिंग दी थी और उस रिंग का जो वजन है वो इतना भारी है, उस रिंग का वजन इतना भारी है। सिट्स का अर्थ है विराजमान है, हैविली का अर्थ है बहुत ही भारी भरकम रूप से आंट जेनिफर के हाथों के ऊपर। अब देखिए आंट जेनिफर की अंगुलियां क्यों कांप रही है, क्योंकि जब शादी के अंदर अंकल ने आंटी को जो वेडिंग रिंग दी थी उसका वजन इतना भारी है कि वो वजन है, वो सिट्स का मतलब विराजमान है, हैविली का मतलब बहुत भारी भरकम रूप से किसके ऊपर विराजमान है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों के ऊपर क्या है, बहुत ही हैविली तरीके से वो क्या है, विराजमान है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही दुखी है। आंट जेनिफर कहीं जा नहीं सकती, वो अपने मन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकती, उसके ऊपर बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल उसके जीवन में हैं। यानी एक तरीके से उनका जीवन एकदम नीरस है, वो बहुत ज्यादा अपनी दबी हुई जिंदगी जी रही है, ऐसा हमें शो किया गया है उस वेडिंग बैंड के थ्रू। अब एक्चुअल में वेडिंग बैंड इतनी भारी नहीं होती, तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस है, हम आगे जिक्र करेंगे उसका। तो एक्चुअल में वेडिंग बैंड इतनी भारी नहीं होती, लेकिन भारी क्या है, भारी है आंट जेनिफर की जो जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर जो भी बाधाएं डाली गई है अंकल ने, वो क्या है, वो भारी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा। इस सेकंड स्टेंजा में पोएटेस ने हमें आंट जेनिफर के बारे में बताया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आंट जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो क्या कर रही है, फ्लटरिंग का अर्थ है कांप रही है जब वो उस थ्रेड को खींच रही है तब। और यहां तक की जो आइवरी नीडल है, हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई है, वो इतनी भारी नहीं होती, फिर भी वो उसको खींचने में क्या हो रही है, उसको मुश्किल हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल से वेडिंग बैंड। अब जो अंकल ने उनको वेडिंग रिंग दी थी उसका वेट है, उसका वजन इतना भारी है, वो वजन बहुत ही हैविली तरीके से आंट जेनिफर के हाथों पे क्या है, विराजमान है। चलिए इस स्टेंजा में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो हम देख लेते हैं। यहां पे एक यूज है किसका, एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए फ्लटरिंग और फिंगर दोनों में किसका यूज हो रहा है, एफ का। तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई काम जो ह्यूमन बींग्स के हो, जो मानव के हो, जो लिविंग ऑब्जेक्ट के जो काम है, और हमें पोएम के अंदर वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा करते हुए दिखाए जाएं, वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन का यूज। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि जो अंकल की जो वेडिंग बैंड है उसका वजन सिट्स का मतलब विराजमान है। अब बैठना, विराजमान होना, ये काम किसका है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट का है, ये ह्यूमन का काम है, ऐसा काम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो यहां पर इसका पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी ये बैठा हुआ है। अब बैठने का काम तो किसका है, लिविंग ऑब्जेक्ट का है। तो यहां पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जिसका मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी अपने विचार को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, यानी उसको एक्स्ट्रावेगेट कर देना। जैसे क्या बोला है कि यहां पर जो अंकल की वेडिंग बैंड है, अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो इतनी भारी है, बहुत ही मैसिव वेट है उसका। अब आप मुझे बताओ एक्चुअल में जो रिंग होती है वो इतनी भारी होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। यानी इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि इतना भारी भरकम वो वेडिंग बैंड है। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा के इस बात को बोला गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। अब देखिए एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है सेकंड स्टेंजा में, वो कौन सी है, एंजाबमेंट। एंजाबमेंट का यूज कहां पे होता है, जब हम क्या करते हैं विदाउट पंक्चुएशन मार्क के यूज के डायरेक्ट हम सेकंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, तो वहां पे पोएटिक डिवाइस यूज होती है, उसका नाम क्या है, एंजाबमेंट। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये जो लाइन है इसके बाद में और इसके लाइन में, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों लाइन में
कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ और डायरेक्ट हम नीचे वाली लाइन में आ गए, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? उसका नाम होता है एंजाबमेंट। चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ, और इस स्टेंजा में हम इस पोएम को कंप्लीट भी करेंगे। When aunt is dead, कि जब आंट की डेड हो जाएगी, आंट की मृत्यु हो जाएगी, यानी आंट जेनिफर की मौत हो जाएगी, हर टेरिफाइड का मतलब भयभीत, हैंड्स विले लाई स्टिल रिंग्ड विद ओडल्स एंड सी वॉज मास्टर्ड बाई। देखिए कि अभी तो आंटी जिंदा है, लेकिन जब आंटी की डेथ हो जाएगी ना, उसके बाद में भी उनके जो हाथ हैं वो ऐसे ही कांपते रहेंगे, और वो क्या होंगे? रिंग्ड का अर्थ है गिरे हुए रहेंगे। किससे? ओडल्स का। ओडल्स का मतलब होता है कठिन परीक्षाओं से घिरे हुए रहेंगे, यानी जब आंटी की मौत हो जाएगी, मौत होने के बाद में भी उसकी जो टेरिफाइड हैंड है, उसके जो भयभीत हाथ है वो कांपते रहेंगे, और आंट जेनिफर का जो जीवन है वो रिंग्ड का अर्थ है घिरा हुआ रहेगा। किससे? ओडल्स का मतलब है कठिन परीक्षाओं से। और सी वॉज मास्टर्ड बाई, मास्टर्ड बाई का मतलब होता है वश में करना। अब अंकल ने उनके पूरे जीवन को मानो वश में कर रखा हो, जो अंकल बोलते हैं वो आंटी को करना पड़ता है, अपने मन से वो कोई काम नहीं कर सकती। अब देखिए यहाँ पर आंट जेनिफर ने क्या किया है? आंट जेनिफर ने द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, कि आंट जेनिफर ने उस पैनल में, उस स्क्रीन में जिन टाइगर्स को बनाया है वो क्या रहेंगे? विल गो ऑन प्रेंसिंग। प्रेंसिंग का मतलब उछलना, कूदना, कि वो उछलते कूदते रहेंगे। किसके साथ? प्राउड का अर्थ है गर्व से, और अनएफ्रेड निर्भीक होकर, वह किसी से क्या नहीं करेंगे? डरेंगे नहीं। अब आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि आंट जेनिफर के विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं ना, वो क्या है? वो एकदम नीडर है, वो बहुत ही प्राउड तरीके से बिना किसी से डरे क्या करते हैं? प्रेंसिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं। अब यहाँ पे आंट जेनिफर अपने विचार प्रस्तुत कर रही है कि काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, मैं भी बहुत गर्व से अपने जीवन को जी पाती, और मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे अच्छा लगता वो काम मैं कर पाती। वो अपने विचार एक्सप्रेस कर रही है इस पैनल के थ्रू टाइगर को बना के। लेकिन आंट जेनिफर को बताया गया कि अगर उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद में भी वो इसी प्रकार है, वो अंकल के वश में रहेगी, और इसी प्रकार उसके हाथ है वो घिरे हुए रहेंगे। किससे? ओडल्स का अर्थ है कठिन परीक्षाओं से, यानी आंट जेनिफर का जीवन है वो इन कठिन परीक्षाओं से क्या होगा? घिरा हुआ रहेगा। आप यहाँ पे पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं। एक यहाँ पे राइम स्कीम का यूज हुआ है, मैंने आपको बताया पूरी पोएम में लाई और बाई और मैड और अनएफ्रेड एक जैसी साउंड आ रही है। यहाँ पर भी किसका यूज हुआ है? राइम स्कीम का। चलिए हम देख लेते हैं कि थर्ड स्टेंजा में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। एक तो हुआ है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए प्रेंसिंग और प्राउड दोनों में किस लेटर का रिपीट हो रहा है? बार बार पी का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे है एलिट्रेशन। एंजाबमेंट मैंने आपको बता दिया, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के हम अगर नेक्स्ट लाइन में आ जाएं तो यहाँ पे किसका यूज होता है? एंजाबमेंट का। देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में किसी भी अंत में किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एंजाबमेंट है। एक यूज है इमेजरी का, यानी यहाँ पर पोएटेस ने एक इमेज क्रिएट की है। किसकी? टाइगर की। एक टाइगर की इमेज क्रिएट की है और हमें विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी है। यहाँ पर देखिए द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनएफ्रेड। तो इन दोनों तरीके से पोइट ने यहाँ पर क्या किया है? मानो एक इमेज क्रिएट की हो कि वो जो टाइगर्स हैं वो क्या करेंगे? वो अनएफ्रेड, बिना किसी से डरे प्रेंसिंग करते रहेंगे, बड़े गर्व से उछल कूद करते रहेंगे। आगे देखिए थर्ड स्टेंजा में एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट। यानी यहां पर पोएटेस ने एक कॉन्ट्रास्ट, दो विपरीत चीजों को एक साथ प्रस्तुत किया है। एक तरफ तो उन्होंने क्या बताया कि आंट जेनिफर बहुत ही क्या है? वीक है, कमजोर है, यार वो डरी हुई है, जबकि उसके टाइगर बहुत ही क्या है? फियरलेस है और प्राउड से भरे हुए हैं। यानी आंट जेनिफर तो क्या है? एकदम वीक है, कमजोर है और डरी हुई है, जबकि उसके टाइगर एकदम फियरलेस है, वो किसी से डरते नहीं है और बहुत ही उनमें क्या है? प्राउड है, गर्व है, एकदम निर्भीक तरीके से वो प्रेंस करते हैं। तो यहाँ पर दो अपोजिट आइडियाज को पेश किया है, यानी यहाँ पर पोएटेस ने क्या किया है? कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पर भी क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है कॉन्ट्रास्ट। एक है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने लास्ट पोएम में भी आपको बताया था, यानी किसी एडजेक्टिव का किसी नाउन के लिए यूज करना जिस नाउन का कोई और मीनिंग होता है, कोई और मतलब होता है। यहाँ पर देखिए द पोइट यूज्ड ए टेरिफाइड हैंड, यानी यहाँ पर टेरिफाइड हैंड का मतलब क्या है? यानी पोएटेस क्या शो कर रही है? आंट जेनिफर वॉज टेरिफाइड इवन आफ्टर हर डेथ, यानी
टेरिफाइड हैंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आंट जेनिफर मरने के बाद में भी क्या रहेगी, टेरिफाइड रहेगी, भयभीत रहेगी। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का नाम क्या है, ट्रांसफरेंडिंग एपिथेट। यहाँ पे देखिए एजोनेंस का भी यूज है, किसका यूज है, एजोनेंस का। एजोनेंस क्या होता है, वोवल साउंड का रिपीटेशन। यहाँ पर देखिए आई क्या है, इज में, टेरिफाइड में और विल में और लाई में। यहाँ पे किसका बार बार रिपीट हो रहा है, आई का रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एजोनेंस है। आगे देखिए गो, ऑन, प्राउड, इन सब में ओ का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, एजोनेंस है। यहाँ पर देखिए ई का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिंग्ड में, ओडल्स में, सी में और मास्टर्ड में। इनमें बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है, ई का रिपीटेशन हो रहा है, ई वोवल का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एजोनेंस है। तो स्टूडेंट हमने आपकी इस पोइम को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये पोइम अच्छी समझ में आई है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बनाते रहने के लिए। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।